बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अमेरिका ईरान सूरत हाल काफ़ी कशीदा हो चुकी है और अमेरिका जो है उसने नई पाबंदियां आयद कर दी हैं ईरान पर। माशी पाबंदियां हैं और 50 से ज़ायद जहाज़ों, शख्सियात और इदारों पर जो है वो पाबंदियां नाफज कर दी गई हैं। अब नए हरमत का कंट्रोल कौन संभालेगा? ईरान का दावा है कि कोई भी अब नए हरमत का कंट्रोल नहीं संभाल सकता। अमेरिका कहता है कि हम इसका कंट्रोल संभालेंगे और नाकाबंदी भी शुरू होने जा रही है। नाकाबंदी कैसे होगी? बहरी नाकाबंदी जैसे पहले ब्लॉकेज थी वैसी ही होगी या इसमें कुछ चेंज आएगी? क्योंकि ईरान ने मुज़ाहमत का ऐलान किया है और पहले भी गुज़श्ता रोज़ भी 2 ऐसे जहाज़ों को फायर वार्निंग करके पीछे हटने पर मजबूर किया गया था ईरान की तरफ से। और ईरान ये कहता है कि हम किसी भी सूरत जो है वो उस पर किसी भी किस्म का जो है वो ना तो पाबंदी कबूल करेंगे और ना ही जो है ब्लॉकेज कबूल की जाएगी। जबकि ईरानी पार्लियामेंट का पहला इजलास हुआ है आफ्टर 4 मंथ्स, जंग के बाद जो है पहला इजलास था और इस इजलास में भी मुतालबा किया गया है बदले का कि आयतुल्लाह खमनाई शहीद का जो है वो बदला लिया जाएगा। इस सारी सूरत में बात करेंगे कि आखिर ये सूरत हाल किस तरफ जाएगी। मशरिक़ वस्ता है, दुनिया है, यूरोप है, मामला कहाँ पे जा रहा है? हमें ज्वाइन किया है एयर कमांडर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब ने। खालिद साहब, आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने का। सर, आपके सामने है सूरत हाल। अमेरिका चाहता है कि अपना हरमत जो है वो कंट्रोल करे, ब्लॉकेज शुरू हो गई है। अब सूरत हाल जो है वो किस तरफ जाएगी? क्या ईरान जो है वो अपना हरमत बचा पाएगा? सर जी, बहुत शुक्रिया बलोच साहब। देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को जो ब्लॉक करने का वो एक बहुत बड़ा एडवांटेज ईरान को जरूर हासिल हुआ है, इसमें तो कोई शक नहीं है। ठीक है, एक न्यू फॉर्म लीवरेज है, एक बार्गेनिंग चिप मिली है। लेकिन जो इस तरह की एडवांटेजेस होती हैं वो अभी तक जितने दुनिया में तकरीबन 192 ममालिक है, मेरा नहीं ख्याल कोई ये अप्रिशिएट करता है कि ईरान इसको परमानेंट बना ले, क्योंकि ये इंटरनेशनल वाटर्स हैं। ऐसा प्रेसिडेंस है कोई नहीं, अगर हैं तो वो एक स्पेशल सर्कमस्टांसेस में हुए हैं। अगर ईरान का इस पर कोई शक नहीं है कि उसको एडवांटेज है, लेकिन उसको एक वैल्यू ऐड करना होता है फॉर सम अदर बेनिफिट, जैसे फ्रोजन एसेट्स हैं, जैसे वर्ल्ड ट्रेड करने की इजाजत, जैसे तेल बेचने की इजाजत। यानी आपको जो एडवांटेज हासिल होता है टेबल पे, आपने उसको वैल्यू में कन्वर्ट करना होता है। जब आप वैल्यू में कन्वर्ट अपने हक में कर लेते हैं तो लॉन्ग टर्म वो फायदा देता है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ अगर ब्लॉक करेंगे तो जितना ज्यादा ईरान के लिए स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ अट्रैक्टिव है, अगर ये पीस हो गया तो उतना ही दुनिया की ताकतों के लिए इंटरेस्टेड होगा कि हम दोबारा इंटरवीन करें और ईरान से छुड़ाएं इसका कब्जा। तो ईरान को पहले ही 47 सालों में उन्होंने बहुत डिलेमा में गुजारा, जाहिर है। इकोनॉमी के चैलेंज है, उनकी सस्टेनेबिलिटी के चैलेंजेस हैं, उनको तेल नहीं बेचने दिया गया इस हकीकत के बावजूद कि दुनिया में तीसरे नंबर पर उनके रिजर्व है, लेकिन वो लोगों को फायदा नहीं पहुंच सका। हार्डली 1.4 बिलियन पर डे वो चाइना को बेचते रहे अपना 90%, लेकिन इंतहाई डिस्काउंटेड रेट पर, क्योंकि और किसी मुल्क की हिम्मत नहीं थी इससे ईरान से तेल खरीदे। तो अब अगर उनको इंटरनेशनल मिल रही थी, देखिए एक कंपैरिजन में करके फिर जवाब को क्लोज करता हूं। जो लास्ट टाइम इन्होंने JCPOA किया था बलोच साहब, वो इन्होंने किया था अंडर डेटरेंस, यानी खौफ के तहत। अमेरिका ने मिलिट्री यूज नहीं की थी, तो वो उस वक्त तक ईरान को कॉन्फिडेंस नहीं था तो उन्होंने दे दिया। अब ईरान को जो कॉन्फिडेंस मिला है उसके बदले में अमेरिका का कॉन्फिडेंस कॉम्प्रोमाइज हुआ है, प्रेसिडेंट ट्रंप का। यानी उनको अपनी वो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव हासिल नहीं कर पाए, लेकिन उसको डिप्लोमेसी का कमाल ये होता है कि एक हद से ज्यादा प्रेसिडेंट ट्रंप या अमेरिकन गवर्नमेंट को प्रेशराइज ना किया जाए, क्योंकि उन पर भी बड़े प्रेशर है। सबसे ज्यादा नेतन्याहू का प्रेशर है। नेतन्याहू को पता है कि ये एग्जिस्टेशनल और सुइसाइडल है अगर यहाँ पे अमन हो जाए। एक वो प्रेशर है, वर्ल्ड इकोनॉमी का प्रेशर है, उनका इलेक्शन आ रहा है, उन्होंने अपने लोकल अभी पॉलिटिक्स पर पिछला 1 साल से, पिछले साल भी हमला किया, इस साल भी हमला किया, अपने लोगों को तो अभी तक कुछ भला कर नहीं सके। तो प्रेसिडेंट ट्रंप पर जो प्रेशर है वो भी देखना होता है कि कहीं इस जोर से धक्का ना दे दें या आग, गर्मी पैदा करते करते पूरी बिल्डिंग को आग ना लगा दें। तो वो ईरान को समझना पड़ेगा, मेरा ख्याल है। और आखिरी जुमला इसके ऊपर बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अभी जो हमले किए वो फ्रेंडली मुल्कों पर कर दिए, GCC के मालिक पर, जिसको ये ट्रस्ट डेफिसिट विन करने का टाइम था। यानी उनका एतमाद वापस लेना था ईरान ने, उनको कॉन्फिडेंस देना था कि अमेरिका को निकाल दो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन अगर आप हमले करते रहेंगे तो वो वापस रुजू करेंगे अमेरिका की तरफ, क्या वापस आ जाए, क्योंकि ईरान तो हमें नहीं छोड़ रहा। तो ये चेंजिंग डायनामिक्स है, उसमें वैल्यू जरूर ऐड हुई है, बट कमाल डिप्लोमेसी का और मुज़ाकरात का ये होता है जब भी आप नेगोशिएशन करते हैं कि आपने किस वक्त कौन सी चोट लगानी है, किस वक्त पुल बैक करना है। लेकिन सर, ये जो अभी सूरत हाल पैदा हो रही है, जैसे कि आपने फरमाया कि एक हद तक जो है वो प्रेशर रेज होता है, उसके बाद जो है वो सूरत हाल
नॉर्मल भी करनी होती है। तो अगर ये सूरत नॉर्मल ना हुई तो फिर क्या देख रहे हैं कि जैसे अमेरिका बार बार ये कह रहा है कि हम तबाही फैला देंगे, हम तबाह कर देंगे, हम बड़े हमले करेंगे, तो क्या अमेरिका के पास भी इतनी कैपेसिटी है कि उन्होंने जो पहले अरबों डॉलर झोंके हैं इस जंग में, दोबारा से फिर इतना असला, एमुनेशन और ये सारे जो फंड्स हैं वो झोंकेगा? देखिए बलोच साहब, पहले उन्होंने किया था, वो जो पिछली जंग थी ना, वो थी वॉर ऑफ चॉइस। अब मुझे नजर आता है अगर ईरान ने एस्केलेट किया तो ये होगी वॉर ऑफ कंपल्शन। ओके। अब लोगों में वो ज्यादा इंस्पिरेशन पैदा करेंगे, मॉरली या एथिकली और लॉजिकली वो अपने लोगों को कहेंगे कि देखो मैंने तो इतना चांस दिया है, मैंने तो ऑलमोस्ट मिन्नतें की हैं कि भाई डील कर लो मेरे साथ, मेरी जान छोड़ दो। लेकिन क्योंकि ईरान नहीं मान रहा, तो वो जो एलिमेंट ऑफ सिंपैथी पहले राउंड में नहीं मिली थी प्रेसिडेंट ट्रंप को, चांसेस हैं कि वो अब मिल जाएगी। तो ईरान ने ये देखा, और ईरान को जो सिंपैथी मिली थी पहले 40 दिनों के अटैक में, जो सारी दुनिया ने कहा कि अमेरिका ने ज्यादती की है, वो कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। खास तौर पर अगर आप मिडिल ईस्ट के ममालिक को एलिमेंट ऑफ सिक्योरिटी की तरफ नहीं लेकर आएंगे, उनको ट्रस्ट डेफिसिट में ऑपरेट करना चाहेंगे, तो वो ईरान के लिए डेट्रीमेंटल है। तो शॉर्ट टर्म बलोच साहब, ईरान ने ये सोचना है कि ये जो हमले हैं, चाहे कतर के हो, सऊदी अरब के शिप पर हो, या किसी और सिंगापुर के शिप पर हो, ये शॉर्ट टर्म टैक्टिकल गेन्स उनको ये फायदा ज्यादा दे रही हैं, या लॉन्ग टर्म उनको जो बेनिफिट चांसेस जिसके ज्यादा हैं कि मिलने का है, वो ज्यादा दे रही है। तो ये ना हो कि ईरान शॉर्ट टर्म गेम करने के लिए लॉन्ग टर्म जो बेनिफिट पॉसिबल इन लोगों को मिल सकते हैं, ईरान के लोगों को, वो लूज ना कर दे। ठीक है सर, लेकिन ये भी तो है ना कि जो ईरान की तरफ से बयानात आ रहे हैं या जो सूरत पैदा हो रही है, वो इतनी सिंपैथी जो है अब नहीं है, और लोग ये कह रहे हैं कि ईरान को समझदारी का मुजाहरा करना चाहिए, और आप भी फरमा रहे हैं कि किसी हद तक जो है वो जाना चाहिए। अब बार बार अमेरिका की धमकी और ये ईरान का जो है वो आगे से रिस्पांस, सारा ये सारी गेम प्लान तो नहीं है इजराइल की तरफ से कि जो इजराइल वो चाहता था कि ये एग्रीमेंट ना हो, ये एमओयू जो है वो खत्म हो जाए? जी बलोच साहब, बेसिकली ये जो अमन हुआ था, टेम्परेरी चाहे हुआ था या एमओयू हुआ था, जो पॉसिबली एग्रीमेंट की तरफ जा सकता था, ये नेतन्याहू के लिए सुइसाइडल है जी, और एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। ये अनईजी नहीं है, ये उससे कहीं आगे की बात है, क्योंकि उसने अपने लोगों को ये कहा था कि मैं इजराइल को सिक्योर करूंगा बाय इनहाइलेटिंग, और ईरान को इंतहाई कमजोर करके मैं इजराइल को मैं बहुत ज्यादा मजबूत कर दूंगा और सिक्योर कर दूंगा। वो नहीं हुआ दोनों जंगों में, पिछले साल भी नहीं हुआ, अभी भी नहीं हुआ। तो एग्जिस्टेशनल इसलिए मैं कह रहा हूं कि उसका अक्टूबर में इलेक्शन आया हुआ है, उसके बाद अगर वो इलेक्शन हार जाता है तो फिर वो मुकदमे खुल जाएंगे, और अगर ये जंग जारी रहती है तो नेतन्याहू चांस है कि वो इलेक्शन पोस्टपोन कराएंगे कि हमारी मुल्क तो जंग में है, हालत जंग में है, तो इलेक्शन नहीं हो सकते। तो एग्जिस्टेशनल मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूं, तो बिल्कुल इसमें तो कोई शक नहीं है कि इजराइल चाहेगा कि ये जंग दोबारा शुरू हो, और अगर ये दोबारा नहीं होती तो जो इस वक्त स्टेटस है यही चलता रहे, यानी कि इन बिटवीन वॉर एंड पीस हैंग रहे, अपॉर्चुनिटी बेस पर ईरान पर हमले होते रहे, रिटेलिएशन काउंटर रिटेलिएशन चलती रहे, ताकि ईरान को ज्यादा ब्लीड किया जा सके। तो मुझे लगता है कि ईरान को लॉन्ग टर्म शायद बेनिफिट इसलिए ना हो कि उनके 20,000 के करीब इंस्टीट्यूशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री, इवन यूनिवर्सिटीज को तबाह कर दिया गया है। तो ईरान के पास इसमें कोई शक नहीं, खोने को बहुत कुछ नहीं रह गया, लेकिन फिर भी एक लोगों की एक थ्रेशोल्ड होती है, ह्यूमन बीइंग की बलोच साहब बर्नआउट हो जाते हैं। जी, जी। एक कैपेसिटी होती है ह्यूमन बीइंग्स की। मैं ट्रिब्यूट देता हूं ईरानी लोगों को, उन्होंने सस्टेन किया, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इंसान की अल्लाह ताला ने एक लिमिट बनाई है जिसको ह्यूमन लिमिटेशन कहते हैं। तो मैं कोई नेगेटिव नहीं साउंड कर रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये जितनी अच्छे टाइम पे, जितने अच्छे पैकेज के साथ वो वैल्यू में कन्वर्ट कर लेंगे, और जितनी डिग्री ऑफ एश्योरेंस के साथ, उतना ही शायद इस वक्त ईरान को ज्यादा सूट करता है। लेकिन सर IRGC और जो बाकी उसमें ईरान की इंतजामिया है, और जैसे कि कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं फुकदान है आपस में कोऑर्डिनेशन का, या हुकूमत साजी का और फैसला साजी का, एक ईरानी प्रेसिडेंट का साइंड एक MOU है, और लेकिन बाद में पता चला कि हमले होते हैं शिप्स पर, टैंकर्स पर, तो ना तो प्रेसिडेंट को पता होता है ना किसी और को पता होता है, तो फिर ये इसको कैसे कम किया जाएगा? देखिए, ईरान 47 सालों से, और खासतौर पर पिछले 2 दिहाइयों से ईरान की जो गवर्नेंस सिस्टम है वो इसी तरह का है। ऑफिशियली उनकी गवर्नमेंट डिफरेंट है, एक IRGC एक डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जाहिर है जो चलाती है। इवन जो बाकिर कालिबाफ हैं, ये भी फॉर्मर IRGC के हेड हैं। जो इस वक्त IRGC के सरबराह हैं और जो नेशनल सिक्योरिटी के एडवाइजर हैं इस वक्त, वो दोनों इराक और ईरान की जंग लड़ चुके हैं 8 साल की।
वो दोनों एज अ मिलिट्री कमांडर जब जंग लड़ रहे थे ईरान की तरफ से, तो उन्होंने सद्दाम हुसैन का जो कब्जा किया हुआ था 2 साल, शुरू के जंग के 2 साल का इलाका, ईरानी इलाका, वो छुड़वाया था। तो वो वॉर हीरोज भी हैं। तो इसमें कोई शक नहीं कि उनका वॉर एक्सपीरियंस भी है। बाकिर तालिबान साहब का भी वॉर एक्सपीरियंस बहुत है, क्योंकि आईआरजीसी के हेड रहे हैं। लेकिन दुनिया आउटसाइड सिर्फ सेलिब्रेट नहीं कर सकती कि दोनों के दरमियान इख्तलाफात ज्यादा है। इसको एक विक्ट्री दुनिया अपने लिए नहीं समझना चाहिए। इस वक्त हमें इनको चाहिए कि वो एंगेज करके कंसेंसस करेंगे ताकि ईरान आगे मूव कर सके। मैं अगर अमेरिकन हूं तो मैं इस पे सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए मुझे कि बड़े जबरदस्त इख्तलाफात है। दुनिया हॉस्टेज बनी हुई है, ऑयल बना हुआ है, इकोनॉमी बनी हुई है, वर्ल्ड ट्रेड रुका हुआ है और आने वाले वक्तों में और टफ टाइम होगा। तो मेरा ख्याल है ये इनका बिल्ट इन सिस्टम ऐसा ही है, आईआरजीसी वर्सेस द गवर्नमेंट। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इस खतरनाक हद तक है कि एक एग्रीमेंट ना हो सके। और आने वाले वक्तों में ऑलमोस्ट जो तकरीबन 9 करोड़ के करीब ईरानी लोग हैं, उनके फायदे और फ्यूचर के, उनके बच्चों के मुस्तकबिल की पॉजिटिव डेवलपमेंट ना हो, मेरा ख्याल है ऐसा नहीं है, होना चाहिए। लेकिन सर अभी जो सूरत पैदा हो गई है और पहले सीज फायर हुआ, अब दोबारा जंग शुरू हो गई है और दोबारा धमकियां दी जा रही हैं और जंग फैलने का खदशा है सर। तो सूरत आप क्या समझते हैं कि किस तरफ जा सकती है? ये जंग फैलेगी, किस हद तक जंग जारी रहेगी? और स्पेशली मशरक़ वस्ता की जो सूरत है, अपने हरमत बंद होने से हमारा पाकिस्तान जो है मुतासर हो रहा है, तो क्या देख रहे हैं कि इन फ्यूचर आने वाले दिनों में सूरत कैसी होगी? डिपेंड करता है दोनों तरफ। जैसे मैंने कहा कि न्यू फाउंड लिवरेज को ईरान को जो मिला है, अगर वो उसको एक तहम्मुल से वैल्यू में कन्वर्ट करे तो बहुत अच्छा होगा। बाज दफा आप अपनी एडवांटेज को जब ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं तो उल्टा नुकसान भी हो जाता है। ये टाइम मेरी नजर में बलोच साहब ईरान का था कि जो नेबरहुड जिन पर हमले किए गए थे, उनका जो ट्रस्ट डेफिसिट हुआ था, एतमाद खराब हुआ था, कॉन्फिडेंस शेक हुआ था, उसको रीगेन करने का, उनको मुल्कों को एक अप्रिशिएट कराने का कि नहीं, हमने मजबूरी के तहत आप पर हमले किए थे, आप भाई हैं, अमेरिका को भेज दें वापस, हम आपके साथ बड़ी अच्छी गुडविल के साथ रहना चाहते हैं। ये हमले करके ईरान ने क्या मैसेज दिया है कतर पर या सऊदी अरब पर, या इनडायरेक्टली हुतीज ने जो किया सऊदी अरब पर, अब मैसेज क्या दिया है कि आप हमारी तरफ काम आए, आप वापस अमेरिका की तरफ चले जाएं। और ये किसके लिए सबसे ज्यादा खुशी का मकाम होगा? नो लेस देन नेतन्याहू। क्योंकि ईरान ने इस वक्त ये सोचना है कि ये जो शॉर्ट टर्म गेन्स हैं, जाहिर है पब्लिक को खुश करती होंगी, क्योंकि अभी अभी आयतुल्लाह खामनेई का जनाजा हुआ, लाखों लोग आ गए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बलोच साहब, जो लीडर्स हैं ना, वो पब्लिक सेंटिमेंट्स को कन्वर्ट नहीं करते बारगेन के दौरान। वो पब्लिक सेंटिमेंट्स को वैल्यू एडिशन के लिए जरूर यूज करते हैं, लेकिन आप उसके हॉस्टेज नहीं बनते। आप उनकी ऑब्लिगेशन इस तरह नहीं लेते कि आप लेट गो कर दें बहुत बड़ा कोई और फायदा। तो आई थिंक ये ट्रस्ट डेफिसिट कवर करने का टाइम था। उस वैल्यू को जो दुनिया ने अब रियलाइज किया, इंक्लूडिंग प्रेसिडेंट ट्रंप, जिसने कहा मुझे तो लगा था ये अनपॉपुलर है, तो बहुत बड़ा जनाजा है, उस इन्फ्लुएंस को वैल्यू में कन्वर्ट करने का टाइम था और अभी भी है शायद। लेकिन तो सर पाकिस्तान का रोल जो है वो डेफिनेटली पाकिस्तान सालिस है और पाकिस्तान कोशिशें भी कर रहा होगा और पाकिस्तान चाहता है कि जंग ना फैले। तो आप समझते हैं कि दोबारा मुज़ाकरात हो सकते हैं? देखिए, बिल्कुल पाकिस्तान की तो एफर्ट अप्रिशिएट की भी गई है, पाकिस्तान अभी भी बड़ा रेलेवेंट है। लेकिन मनोज साहब, दुनिया में जब भी जंगें हों और खासतौर पे एक तरफ सुपर पावर हो, तो ये नहीं होता कि आप रिमोट जो नेगोशिएट करवा रहा होता है उसके हाथ में कोई रिमोट होता है, वो चैनल बदल देता है, तो जनाब ये ऑन एंड ऑफ एंड प्लग एंड प्ले किस्म के एग्रीमेंट नहीं करवा सकता। जी। आपने फैसिलिटेशन करनी होती है, आपने एक रियलिज्म की तरफ लाना होता है, आपने दूसरे को एक एलिमेंट ऑफ अनकंफर्ट सिचुएशन दिखानी होती है कि अगर जंग जारी रखो कितनी कॉन्सिक्वेंसेस हैं। आपने वही कर सकते हैं आप, जिससे मैंने अर्ज किया कि किसी के ऑन ऑफ बटन नहीं दबा सकते कि यार हमने कहा तो बस जंग बंद कर दे। पाकिस्तान आई एम श्योर कोशिश कर रहा होगा, क्योंकि अगर अमन ना हुआ तो चाहे हम बहुत एक पीस लविंग कौम और लीडरशिप के तौर पे दुनिया में जाने गए हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो सारी एफर्ट तो जाया जाएगी अगर खुदा न खासा जंग दोबारा शुरू हो जाती है। तो जाहिर है पाकिस्तान कोशिश करता रहेगा और करती रहनी चाहिए और उम्मीद रखनी चाहिए कि दोनों में एक एलिमेंट ऑफ गुडविल वापस रीगेन करवाया जा सके, कम अज कम दोबारा कन्वर्ज कराया जा सके, ताकि दोनों तरफ की जो साइडें हैं और खास तौर पर जो खित्ता है जो हॉस्टेज बना हुआ है और वर्ल्ड इकोनॉमी भी बनी हुई है, उससे निकाला जा सके। बिल्कुल ठीक है खालिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। फवाद साहब, ये जो सूरत पैदा हो रही है, फजल रहमान साहब का बयान भी आपने सुना होगा, शहदा से मुतल्लिक जो बयान है और शहदा की तौहीन की गई है, पूरे मुल्क में जो है वो डिमांड की जा रही है, सियासतदान भी माफ़ी की मुतालबा कर रहे हैं और आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े होने की
जो है वो अपना एक बात की और कहा कि अफवाज पाकिस्तान हमारी रेड लाइन है। तो सब क्यों ऐसी सूरत हाल पैदा हुई? मौलाना साहब तो बड़े सीनियर सियासतदान हैं। देखिए, सूरत हाल जो है वो बुनियादी तौर के ऊपर तो मसला पाकिस्तान में ये है कि जो कौमियत की मॉडर्न जो तारीफ है, जो मौलाना मोहम्मद हुसैन मदनी साहब ने भी की थी, वो तो यही है कि एक टेरिटरी में रहने वाले सारे लोग जो हैं वो कौम है। लेकिन ये जो कन्फ्यूजन है मौलाना फजलुर रहमान साहब को लेके, और बहुत सारे महमूद अजहरजई साहब भी इसी फहरिस्त में शामिल हैं, उनको ये कन्फ्यूजन है कि उनको समझ नहीं आ रही कि आखिर हम बिलोंग कहाँ से करते हैं। बिल्कुल ठीक है। आपके सामने कभी वो इधर की बात कर देते हैं, कभी उधर की बात करते हैं, और उसकी वजह से जो एक समझिए कि जो एक सोच के अंदर जो एक वैक्यूम है वो हमें नजर आता है इनकी तकरीरों में। अगरचे मौलाना फजलुर रहमान बड़े हमेशा नबीदुली बात करते हैं, जय्यत बात करते हैं, लेकिन चूंकि उनका जो फिलॉसफी है, नजरिया है, उसके अंदर अभी पीछे भी उन्होंने एक तकरीर की थी जिसमें उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के खिलाफ जंग में तो पूरी कौम इकट्ठी है, अफगानिस्तान के खिलाफ जंग में पूरी कौम इकट्ठी नहीं होगी। और यही बात है चकजई साहब भी जो है वो बार बार कर रहे हैं कि वो सारा असल में एक प्रॉब्लम है जो कि इन नेशनलिस्ट पार्टीज के साथ और एक मखसूस मजहबी लॉबी के साथ जो है जो प्रॉब्लम है जो कि बार बार सामने आता है। इसका जो प्रॉब्लम हल है वो ये है, असल हल तो ये है कि जो पाकिस्तान की फेडरलिस्ट पार्टीज हैं, जो पाकिस्तान की कौमी जमातें हैं, जिनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, ये वो जमातें हैं जो पाकिस्तान में फेडरल की पार्टी हैं, वफाक की जमातें हैं। इनका ये काम है कि वो इस नैरेटिव के ऊपर एक वाज़े पोजीशन लें, और पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट का ये काम है कि वो इन सारी जमातों को, जो वफाकी जमातें हैं, उनको इस नजरियाती जंग में अपने साथ शामिल करें। और जब तक हम इसको शामिल नहीं करेंगे ये सलूशन जो है वो नहीं निकले। तो सर, ये छोटी सोच जो है ये कैसे खत्म हो सकती है? ये सोच छोटी है या कम्प्लेक्सेस हैं, महरूमियां हैं कि जो उनके माइंड में बैठी हुई हैं, तो वो सुबाइयत की बात करते हैं, तासुब की बात करते हैं? देखिए, ये काफी पुरानी और कॉम्प्लेक्स बहस है। इसका जो नुक्ता नजर है वो जाहिर है कि बहुत पुराना नुक्ता नजर है। हमारे यहाँ रियासत की जो गलती है वो ये है कि हमने 76 सालों में पाकिस्तान को कोई एक कौम बनाने की तरफ तो तवज्जो दी नहीं। हमने तो जो नेशनलिस्ट पार्टीज थी जो उनको प्रेफर किया है फेडरलिस्ट पार्टीज के ऊपर, और सियासतदानों को कमजोर करने का नतीजा ये निकला है कि आप पाकिस्तान के अंदर आप देख ही रहे हैं कि वफाकी जो हैसियत रखने वाले पॉलिटिशियन ही नहीं है, और ये सिर्फ अब आखिरी एक पौध रह गई है। इसके बाद तो बिल्कुल ही आपको एक नजर नहीं आ रहा कि फेडरल पॉलिटिक्स करने वाले लोग कौन होंगे। ये एक बहुत बड़ी गलती है 76 साल की रियासत की, जो जिसके नताइज हमारे सामने आ रहे हैं। आपने खुद देखा है कश्मीर में जब आपने तमाम जो पोलिटिकल क्लास थी उसको फारिग किया और मुसलसल जो है वो ऐसे लोगों को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया जिनका रूट से ताल्लुक नहीं था, तो फिर आपको समझ नहीं आ रही कि अब आपने वहां पे कहना किसको है कि चीजें मैनेज करें। तो ये अनफॉर्चुनेट होता है। बलूचिस्तान में भी हमने यही किया, केपी में भी हमने यही किया। तो ये नताइज उन पॉलिसीज के हैं जो हमने 76 साल से अपनाई। ठीक है सर, लेकिन जो फेडरल पार्टीज हैं, आपने बात की तहरीक इंसाफ की, मुस्लिम लीग नून की, पीपल्स पार्टी की, लेकिन इन जमातों के दरमियान डायलॉग नहीं हो रहा। आपने पीछे मुलाकात भी की जो तहरीक इंसाफ के असली रहनुमा है उनसे, और उन्होंने भी ये कहा है कि मुज़ाकरात होने चाहिए, मुज़ाकरात ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। भाई, इसमें प्रॉब्लम ये है कि मुज़ाकरात के लिए एक माहौल चाहिए जी, और जब टेम्परेचर इतना हाई आप रखेंगे तो मुज़ाकरात कैसे होंगे। हम जब मिले थे अयाज सादिक साहब से, राना सनाउल्लाह साहब से, आजम नज़ीर तारड़ साहब से, तो उनसे हमने ये बात कही थी कि देखिए, आप ये इस वक्त जो लोग हैं तहरीक इंसाफ के, वो इमरान खान तो उनको नहीं जानते, ना इमरान खान उनको जानते हैं, ना वो इमरान खान को जानते हैं। तो आप इस तरह का कोई सोल्यूशन बनाएं कि जिसमें वो लोग
जो इमरान खान को जानते हैं और जिन्हें इमरान खान जानते हैं वो टेबल की दूसरी तरफ बैठ सकें। और उनमें शामिल हैं एजाज चौधरी साहब, महमूद रशीद, यास्मीन राशिद, शाह महमूद कुरैशी, उमर चीमा। आप इन लोगों को रिलीफ दें, इनके फैसले मेरिट पे होने दें, और ताकि वो दूसरी तरफ जो है वो आके बैठ सकें और जो पाकिस्तान का मामला है इस वक्त उसको कोई हम हल करने की तरफ जाएं। उन्होंने इतफाक भी किया, लेकिन जाहिर है कि वो उसके ऊपर बड़ा इतफाक राय वो नहीं कर सके। अब हम फिर वही कोशिश कर रहे हैं और हमारा नजरिया यही है। लेकिन चौधरी साहब, जो तहरीक इंसाफ की क़यादत है, लाइक चेयरमैन बैरिस्टर गौहर हैं, सुलेमान अकमल राजा साहब हैं और बाकी जो है, लेकिन कहीं नज़र नहीं आती कुछ वो जो पॉलिटिकल विल है या एक आप पॉलिटिकल ग्रिप कह लें पार्टी पर। तो क्या वजह है कि वो खान साहब ने उन्हें नॉमिनेट तो कर दिया, चेयरमैन बना दिया, लेकिन वो पार्टी चला नहीं पा रहे? देखिए, आप इतने सालों से सहाफत में हैं और आपने तरीके इंसाफ को भी बनते भी देखा है और आपने उसको जो है इस पोजीशन पे आते भी देखा है। आपसे मैं पूछूं कि मुझे 5 लोगों के नाम बता दें जो पॉलिटिकल कमेटी में हैं, आप नहीं बता सकेंगे। नहीं, आप जानते ही नहीं। बिल्कुल। इसी तरीके से हम भी उनको नहीं जानते, इसी तरीके से इमरान खान भी उनको नहीं जानते। तो जब आप एक ऐसी क़यादत लगाएंगे और इस नजरिए से लगाएंगे कि जिस तरह से उस्मान बुज़दार को सीएम लगाया गया और एक बुज़दार मॉडल पार्टी पे नाफज कर दिया गया है, ताकि कोई और ऐसा हो ही ना कि जो पार्टी में कोई खतरा बन सके या चला सके। हालांकि इमरान खान को किसी से कोई खतरा नहीं है, क्योंकि लोग तो इमरान खान के साथ हैं। इमरान खान है, लोग हैं, दरमियान में पार्टी तो खत्म हो गई। सो इसलिए अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि आपकी बातचीत करने के लिए लोग मौजूद नहीं, और लोगों के लिए जो है वो आपने एक फैसला करना है कि आपने फेडरलिस्ट पार्टीज जो हैं उनको साथ लेके चलना है या आपने फिर छोटे छोटे ग्रोह ही बना के रखने हैं, जैसे एमकेएम बनाई गई, जैसे और पार्टीज जो हैं वो बनाई गई की गई। वो आपके सामने है कि वो चीजें जो हैं वो नहीं कर सके। ठीक है चौधरी साहब, मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हमारे साथ मौजूद हैं फवाद चौधरी साहब, उनसे बात कर रहे हैं। चौधरी साहब, अभी फिर जो तहरीक इंसाफ का वर्कर है वो क्या समझते हैं, आपका रब्ता होगा, कहाँ खड़ा है, क्या सोच रहा है कि जब पार्टी के लीडरशिप एग्जिस्ट ही नहीं करती, उनकी कोई से ही नहीं है, तो वो कहाँ जाएगा? वर्कर की जो इस वक्त पोजीशन है वो बड़ी डिवाइडेड है। एक वर्कर जो है वो फैमिली के, मेजॉरिटी जो वर्कर है पीटीआई का वो तो फैमिली के साथ खड़ा है, लीमा खान के साथ खड़ा है, उनकी बहनों के साथ खड़ा है। और ये जो लीडरशिप है इसको शक की नजर से देखा जाता है। और जब तक एक हमने जब डायलॉग की बात शुरू की थी तो उस वक्त तो बिल्कुल ही अनएक्सेप्टेबिलिटी थी डायलॉग की। अब लेकिन मैं देख रहा हूँ कि एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ रही और बहुत लोग हमें फोन भी करते हैं। पार्लिमानी पार्टी में तो मैं आपको बता सकता हूँ कि 70% लोग जो हैं वो हमसे राब्ते में हैं और बात करते हैं और वो कहते हैं कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसके अलावा कोई और हल नहीं। लेकिन असल प्रॉब्लम ये है कि अगर अब पीटीआई माहौल बनाती है तो हुकूमत वाली साइड से खराब हो जाता है। वो बनाते हैं तो इधर से कुछ ना कुछ कर दिया। फॉर एग्जांपल महमूद मौलवी साहब ने काफ़ी कोशिश की और उन्होंने ये ऑफ़र किया अलीमा बीबी को कि आप 2 बहनें और डॉक्टर साहब की मैं मुलाकात अरेंज करवाता हूँ, खान साहब से मिल लें। उन्होंने वो नहीं गई मिलने, उन्होंने अपनी शराइत रख दी, जो कि जाहिर है कि शराइत की पोजीशन में है ही नहीं पार्टी। और फिर एक अनवारंटेड कैंपेन लॉन्च कर दी गई एस्टैब्लिशमेंट की लीडरशिप के खिलाफ, जिसकी कोई जरूरत नहीं थी और पीटीआई ऑफिशियल की तरफ से लॉन्च की गई। अब ये अनफॉर्चुनेटली जिस तरह से ये आप देख रहे हैं ना, ईरान और इजराइल तनाजे में लोग हैं जो चाहते नहीं है कि सुलह हो। इसी तरीके से जब भी हम यहाँ पे माहौल बेहतर करने की कोशिश करते हैं, ठंडा करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे लोग झड़े हैं और जो कि चाहते हैं कि मामला अच्छे ना चले। और पीटीआई के अंदर भी ऐसे लोगों की कमी नहीं। लेकिन चौधरी साहब, गवर्नमेंट तो बार बार कहती है, प्राइम मिनिस्टर ने बजट सेशन में भी कहा कि ठीक है बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमने देखा कि पार्लियामेंट के अंदर भी जो है वो तहरीक इंसाफ अपना रोल प्ले नहीं करती। आज खबर आई है कि पीटीआई ने जो स्टैंडिंग कमेटी है उनका बाइकाट खत्म किया है, तो कुछ सूरत हाल बेहतर हो सकती है डायलॉग जो है वो करने के लिए? देखिए ना, पहली बात तो ये कि हुकूमत कहती है हम बातचीत करेंगे, किससे करेंगे?
अब जो देखिए मसला ये है कि जब ठीक। तक हुकूमत माहौल ही नहीं बनाएगी किससे गई है। तो ऐसे ही शहबाज शरीफ साहब जरा हम पंजाबी में कहते हैं गोंगलुआ तो मिट्टी लाना, ये तो गोंगलुआ जो मिट्टी लाने वाली गल है। आप अमली तौर पे कुछ करते नहीं है। आपने जो लोग इतने बेचारे बीमार हैं, मिड-70s में, आप वर्कर्स को गुजरांवाला के वर्कर्स को 5-5 साल सजा हुई है। अब 3-3 साल से जो है वो उनकी जमानत की तारीख नहीं लग रही। मुझे आप बताइए कि कैसे हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा है। बिल्कुल जो साहब, ये जो अभी सूरत पैदा हो रही है दोबारा जंग की, अमेरिका ईरान जंग से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी इजाफा हो चुका है और अब दोबारा जो है वो कहा जा रहा है कि मजीद इजाफा हो सकता है। तो गवर्नमेंट इस पोजीशन में है कि सारी सूरत में कोई रिलीफ दे सके आवाम को? हुकूमत किसी पोजीशन में नहीं है। अनफॉर्चुनेटली पिछले 4 साल जो हमने ज़ाया किए हैं, और आज भी मैं देख रहा था कि एक बड़े सीनियर इकोनॉमिस्ट जो हैं उनका मैं कमेंट देख रहा था। उन्होंने कहा है कि मौजूदा हुकूमत जो है वो अब सऊदी अरेबिया और चीन से मजीद कर्जा मांग रही है। अच्छा। और हम चाहते ये हैं कि सऊदी अरेबिया अब हमें $6 अरब जो है वो और कर्जा दे दे। देखिए ये तबाहकुन पॉलिसी है। कोई आप जो है मजीद कर्जे देने के अलावा शहबाज शरीफ साहब बजाय इसके कि हम जाएं और अपनी जो पोजीशन है उसको कोशिश करें कि हमें जो पिछले कर्जे हैं, जिस तरह परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में आपको याद होगा पेरिस क्लब ने हमारे कर्जे जो हैं वो मॉरिटोरियम दिया था, उनको 10 साल के लिए उन्होंने मौखर कर दिए थे। हमारे लिए इसके अलावा कोई और फिलहाल जो है वो रिलीफ नहीं है। हमें पैसे नहीं चाहिए फिलहाल बाहर से। हमें जाके अमेरिका और चीन के साथ अपना जो लेवरेज इस्तेमाल करना है सऊदी अरेबिया के साथ, और हमने कहना है कि जी जो कर्जे हमने वापस करने हैं उन्हें 10-15 साल के लिए मौखर कर। अगर आप उसको मौखर नहीं, अगर आप कर्जे करवा सकते तो देखिए पाकिस्तान के पास तो कोई और हल नहीं है सिवाय इसके कि आप कर्जे लेते रहेंगे और देते रहेंगे। अब कुछ शहबाज शरीफ, अगर आप इस वक्त आपने बजट से पहले अली परवेज साहब की और अपनी इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी औरंगजेब साहब की, तो वो तो सुन के आदमी हैरान हो जाता है कि अगर, और एहसन इकबाल साहब, क्या आपने अपनी पॉलिसियों पे इतनी तनकीद कर रहे हैं तो फिर ये न्यू टीवी वाले और हम लोग क्या करेंगे अगर तनकीद भी गवर्नमेंट के वजीरों ने खुद ही करनी है। तो सर खबरें आ रही हैं कि काबीना में कोई रद्द-बदल हो रहा है? खबरें ऐसी काफी अरसे से जो है वो चल रही हैं और होना भी चाहिए, इतना सही होता है। और मेरा ये ख्याल है कि औरंगजेब साहब तो मुकम्मल नाकाम हो गए हैं। उनके पास तो एहसन इकबाल साहब हो गए, औरंगजेब साहब हो गए, इनके पास तो कोई सोल्यूशन नजर नहीं आ रहा। इनको तो डेफिनेटली चेंज करना चाहिए। कोई विजन ही नहीं है गवर्नमेंट का इकोनॉमिक। बिल्कुल ठीक है जोश साहब, बहुत शुक्रिया। काबीना में रद्द-बदल जो है वो जोश साहब ने कहा कि होना चाहिए। वज़ीर ख़जाना एहसन इकबाल साहब का नाम ले रहे हैं कि उन्हें फौरी चेंज होना चाहिए। ये था आज का प्रोग्राम। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।